तो आज की जो ये हमारी क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट समाज कार्य की, जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाला है। उसके संबंध में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एक पॉइंट है समुदाय। क्या है समुदाय? कम्युनिटी। अब समुदाय कहते किसको हैं? समुदाय का मतलब क्या होता है, ये जान लेना हमें ज़रूरी है। कि समुदाय का मतलब होता है कि व्यक्तियों के किसी भी ऐसे बड़े समूह से जो एक निश्चित क्षेत्र के अंदर रहता है और जिसमें उसके सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, उसे ही एक प्रकार का समुदाय कहा जाता है। जब किसी समूह के सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हो या एक सामान्य जीवन व्यतीत करता हो और जीवन की किन्हीं एक या दो बातों में ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन की बहुत कुछ आधारभूत बातों को लेकर जब संबंध की प्रक्रिया बनती है या जब उस समूह की प्रक्रिया बनती है, तो वह एक समुदाय कहलाती है। तो समुदाय में रहने वाले सदस्यों का रहन सहन, भोजन, धर्म इत्यादि सभी सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। समुदाय के सदस्य अपना जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं और ऐसे में समुदाय को दो भागों में डिवाइड किया गया। आपको पता होगा, एक शहरी समुदाय होता है और एक ग्रामीण समुदाय होता है। समुदाय में बेसिकली आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी विशेषता क्या है। समुदाय की विशेषता को लेकर प्रश्न बनाए जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, एक विद्वान का नाम आता है, एग्जाम में पूछा भी गया था। लीड्स समुदाय की विशेषता बताते हैं। किसी को मालूम है लीड्स के बारे में? क्या नाम था उनका, बताएं जरा आप लोग। लिटिल कम्युनिटी के बारे में किसने बताया है? रॉबर्ट रॉबर्ट सर नाम याद नहीं आ रहा, बस लिटर और शो बताया गया। रॉबर्ट लिटिल, उनका नाम अगर हम बात करते हैं, या लिटिल करके जाना जाता है ना। एक्चुअली मेरी भी माइंड से उनका नाम जो है स्किप हो रहा है इस समय, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, लिटिल्स नाम है उनका। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा कुछ समय बाद, है ना। तो ये चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कुछ विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था। एक विशिष्ट रॉबर्ट रेडफील्ड। हाँ, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। हाँ, रॉबर्ट रेडफील्ड। हाँ, तो इन्होंने बेसिकली समुदाय के बारे में जो है, रॉबर्ट रेडफील्ड, शाबाश, बहुत बढ़िया जवाब आपका आया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो इनकी विशेषता से प्रश्न एक बार पूछ लिया गया था। इनकी एक किताब आई थी जो लिटिल समुदाय के नाम से जानी जाती थी। अब देखो, यही याद था मुझे लिटिल, इसलिए मैं लिट्स बात कर रहा था आप लोगों से। लिटिल कम्युनिटी जो है, इनकी किताब का नाम है, सन 1955 में इन्होंने दिया और उस समय इन्होंने 3 विशेषता बताई थी और ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया। 3 विशेषताएं थी। एक थी इसकी विशिष्टता की बात किया था, है ना, और दूसरा इन्होंने लघुता की बात किया था। लघुता मतलब एक प्रकार से निम्न या छोटा। और तीसरा इन्होंने जो बात किया था, वो बात किया था सजातीयता बोला था। ठीक है, तो ये 3 नाम इसके बारे में हम देखते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो शुरुआत करते हैं समुदाय के बारे में। हम सभी लोग आगे बढ़ें। अब यहीं से बताइए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। तो हाँ, व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए, हम जिस गांव में रहते हैं वह समुदाय ही है। व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय कहा जाता है, परंतु यह ठीक नहीं। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया गया। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं होता है, बल्कि वह व्यक्तियों का ऐसा समूह जो किसी निश्चित भूभाग पर निवास करता हो। समुदाय में सदस्यों का सामान्य जीवन व्यतीत होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? समुदाय बोलते हैं। समुदाय को अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा, कम्युनिटी जो है वो बेसिकली लैटिन भाषा से बनाया गया और उस 2 शब्दों से बना। आपको मालूम होगा, जो कम्युनिटी 2 शब्दों से मिलकर बनाया गया, एक का अर्थ था कौम जी। ज्वाइनिंग के मैसेज आ रहा है। ओके, नहीं कोई ज्वाइन नहीं हो रहा है सर, चलिए।
तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक अर्थ बनाया था कॉम और दूसरा अर्थ बनाया था म्यूज़। अब हालांकि अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि म्यूज़ का अर्थ बताइए, कॉम का अर्थ बताइए, लेकिन कॉम का जो अर्थ होता है वो टुगेदर होता है, मतलब एक साथ या साथ साथ की बात करता है। वहीं अगर हम म्यूज़ की बात करते हैं यानी सर्व की बात करता है, मतलब सेवा देने या सेवा करने की बात करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एक समुदाय का क्या बताता है, अर्थ बताता है। एक साथ मिलकर सेवा करना क्या कहलाता है, समुदाय का अर्थ कहता है। एक साथ मिलकर सेवा करना समुदाय का अर्थ बन जाएगा। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि समुदाय व्यक्तियों का एक विशिष्ट समूह है जो निश्चित भौगोलिक सीमाओं में निवास करता है, वो समुदाय होता है। समुदाय, अच्छा यहाँ पे देखो मैंने वही चीज़ें हैं यहाँ पे बता चुका हूँ। कम्युनिटी शब्द से हिंदी रूपांतरण लैटिन भाषा के कॉम प्लस म्यूज से बना हुआ है। कॉम का अर्थ टुगेदर होता है और म्यूज का जो अर्थ होता है टू सर्व होता है, यानी सेवा करना होता है। तो समुदाय का अगर हम बात करें अर्थ को लेकर तो एक साथ सेवा करना समुदाय का अर्थ कहलाता है। यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अब बात करेंगे समुदाय में शाब्दिक अर्थ ही एक ऐसा सेवा करना है, मतलब समुदाय का जो शाब्दिक अर्थ है कि एक साथ सेवा करना है। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। इसी आधार पर समुदाय सीमित से भिन्न होता है। समुदाय के निर्माण के लिए व्यक्तियों के समूह के दो बातों पर होना अनिवार्य है। एक बात तो ये कि निश्चित भूभाग का होना जरूरी है, तभी वो समुदाय कहलाएगा, अन्यथा नहीं कहलाएगा। दूसरी बात कि इनमें रहने वालों में सामुदायिक भावना का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी आप इसको क्या बोल सकते हैं, सामुदायिक भावना को हम की भावना, तो वो क्या कहलाएगा, आपका समुदाय कहलाएगा। क्लियर, बताइए एक बार। जी सर। बहुत सरल टॉपिक है, समुदाय में आप समझ जाएंगे आसानी से, है ना। बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे आगे, तो समुदाय की परिभाषा कुछ विद्वानों ने दिया। समुदाय की अलग अलग परिभाषाएं भी आई हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे, तो एक विद्वान है बोगार्ड्स। सामाजिक दूरी का मापन, सामाजिक दूरी का मापन किस विद्वान के द्वारा दिया गया है, बोगार्ड्स का दिया गया है। अब याद रखने वाली बात यह भी है कि समुदाय एक ऐसा सामूहिक जो है सामाजिक समूह है जहां रहने वाले लोगों में हम की भावना होती। देखिए एक बार एग्जाम में केवल ये सारा शब्द नहीं लिखा था, केवल इतना ही लिखा था, हम की भावना। बस जब हम की भावना का कॉन्सेप्ट आया तो आप नाम लगाएंगे बोगार्ड्स का। और एक निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं, वह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। बस आगे अगर बात करें किंग्सले डेविस महोदय के बारे में, द्वितीयक समूह के बारे में इन्होंने चर्चा किया है। परंतु अगर हम बात करें समुदाय में, तो इनका कहना है कि समुदाय सबसे छोटा समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं, यानी समस्त पहलू इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आपके समुदाय कहलाते हैं। यह है समुदाय की परिभाषा डेविस और बोगार्ड्स की। आगबर्न और निमकाप के बारे में भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है, और ये बात आगबर्न और निमकाप महोदय कहते हैं। याद रखेंगे इसके बारे में, आगबर्न और निमकाप महोदय। ग्रीन महोदय की परिभाषा अगर हम देखें तो इनका परिभाषा कहता है कि व्यक्तियों का वह समूह जो जीवन का सामान्य ढंग को अपनाते हैं और स्थानीय क्षेत्र में रहते हैं, वो समुदाय कहलाता है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मेंजर, ठीक है, मेंजर के अकॉर्डिंग तो इनका कहना ये है कि वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है वह समुदाय कहलाता है। तो समुदाय में की जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से जो है इसके बारे में बताया है। आपको बता दूं मैकाइबर पेज एक ऐसा विद्वान है, उसका भी नाम आता है समुदाय में। तो समुदाय सामान्य जीवन का एक क्षेत्र है। जब कभी सामान्य जीवन का एक क्षेत्र पूछेगा तब आप नाम लगा दीजिएगा मैकाइबर एंड पेज का, तब आप नाम लगा देंगे मैकाइबर एंड पेज का। बताइए एक बार, कोई दिक्कत? एक बार किंग्सले डेविस का एक बार फिर से बता दीजिए।
देखिए, किंग्सले डेविस एक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने कहा कि समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। समुदाय एक ऐसा स्थानीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। वो किंग्सले डेविस महोदय की परिभाषा है। मैकाइवर पेज, आपने नाम सुना होगा मैकाइवर पेज के बारे में। इनकी एक किताब थी सोसाइटी। क्या किताब का क्या नाम था? सोसाइटी। तो आप याद रखिएगा सोसाइटी के बाद। अच्छा, कुछ किताब के नाम बोलते हैं आपसे, देखता हूँ आप लोगों को बता पाते हैं नहीं। सोसाइटी किसकी किताब है बताइए? मैकाइवर पेज का। पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न ऑफ कल्चर। रूट बेनेडिक्ट, बेनेडिक्ट, ठीक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, C.H. कुले, C.H. कुले, प्राथमिक समूह। ओके, वेरी गुड। प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी किताब पूछा जा सकता है। हर्बर्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, हाँ हर्बर्ट स्पेंसर। देखो ये सारी चीज़ें तो थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा देख लीजिए। द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, द रूल ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। दुर्खिम, दुर्खिम अभी बता चुका हूँ यार, क्या ऐसा कर रहे हो, ठीक है। फोकवेज, फोकवेज, समनर, वेरी गुड। सोशल चेंज, सोशल चेंज, आगबन, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। द सोसाइटी ऑफ मैन, अच्छा ये शायद द सोसाइटी ऑफ मैन, ये नहीं पता सर। रॉल्फ लिंटन है, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ लिंटन, रॉल्फ लिंटन। कास्ट, कास्ट क्लास पावर, कास्ट क्लास पावर, कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स। आंद्रे बेते नहीं होगा? आंद्रे बेते, आंध्र बेटे सर, आंध्र बेटे। फिर वो स्पेशल गए थे तिरुवनंतपुरम में। वेरी गुड, वेरी गुड। कल्चर एंड सोसाइटी, एग्जाम में प्रश्न आया हुआ। कल्चर एंड सोसाइटी, डॉक्टर धुरे, डॉक्टर धुरे। इंडियन विलेज, इंडियन विलेज, इंडियन विलेज, फास्ट। अरे इंडियन विलेज, M.N. श्रीनिवासन, 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 रूल, श्रीनिवासन। रूरल इंडिया, रूरल इंडिया, ट्रांजिट जो है ट्रांसिशन की बात किया था, ट्रांसिशन की बात किया था, ये R देसाई का नाम था, R देसाई। सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान, सामूहिक प्रतिनिधान। दुर्खिम, 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 दुर्खिम। द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर, द सोशल ऑर्डर। रॉबर्ट बिस्टिक, रॉबर्ट बिस्टिक, रॉबर्ट बिस्टिक। अ हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। अ हैंड बुक ऑफ सोशोलॉजी, नो, आगबन, आगबन एंड निमकॉफ। चलो कोई बात नहीं, लेकिन और थोड़ा सा तैयार रहिए। आगे बात करते हैं समुदाय की कुछ विशेषताओं के बारे में। तो समुदाय कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। सर ट्रांसमिशन वाला एक बार बता दीजिए, R करके कुछ बताया, रूरल इंडिया ट्रांसमिशन वाला। रूरल इंडिया इन जो है ट्रांसिशन की बात करता है। ट्रांसिशन मतलब स्पेलिंग देता हूँ, TRANSITION। ये डॉक्टर AR देसाई, डॉक्टर AR देसाई, डॉक्टर R A देसाई। कल्चर एंड सोसाइटी किसकी है? किसकी सर? कल्चर एंड सोसाइटी, डॉक्टर धुरई, डॉक्टर धुरई, ठीक है। देखिए अब हम बात करेंगे सामुदायिक कुछ विशेषताओं के बारे में। ये सामुदायिक भावना जो है, सामुदायिक भावना ही समुदाय की नींव है। समुदाय के सदस्य अपने हितों की पूर्ति के लिए ही नहीं सोचते हैं, बल्कि सभी समुदाय को ध्यान में रखते हैं। वह आपका सामुदायिक विशेषता कहलाती है। अच्छा, अभी मैंने लिखवाया है रॉबर्ट रेडफील्ड के बारे में। कोई बता दीजिए एक बार, कोई एक बच्चा बताए 3 नाम फटाफट विशेषता में। हाँ, क्या पूछा आपने? रॉबर्ट रेडफील्ड की सामुदायिक विशेषता।
हाँ, पर याद रहे, इम्पोर्टेंट सवाल है ये। हम की भावना की विशेषता बताते हैं। समुदाय में रहने वाले लोगों में हम की भावना निहित होती है। हम की भावना दायित्व तथा निर्भरता की भावना समुदाय के सभी सदस्यों को एक सूत्र में बांधने का सहायता करना या एक प्रकार से एक सूत्र में बांधने का काम करती है। ये बेसिकली कम्युनिटी कहलाती है। इसी वजह से इसे हम की भावना पाया जाता है समुदाय में। ये विशेषता है। आत्मनिर्भरता, सामान्य जीवन और जीवन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समुदाय में आत्मनिर्भरता पाई जाती है। प्राचीन काल में समुदाय काफ़ी सीमा तक आत्मनिर्भर थे, परंतु आज यही विशेषता प्रायः समाप्त हो गई है। ये आत्मनिर्भरता भी एक प्रकार से समुदाय की विशेषता बताती है। क्या बताती है? समुदाय की विशेषता बताती है आत्मनिर्भरता भी। बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, और अगला पॉइंट होगा अनिवार्य सदस्यता के बारे में। अनिवार्य सदस्यता का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में है, आप सब लोगों को पता होना चाहिए। बता दीजिए एक बार जल्दी से। सब परिवार के अंतर्गत जो आते हैं। अनिवार्य सदस्यता, व्यक्ति के जन्म से ही समुदाय का सदस्य बन जाता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि उसका जन्म हुआ है। तो सामान्य जीवन के कारण समुदाय में से अलग रहकर व्यक्ति का आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाएगी, तो इसलिए अनिवार्य सदस्यता होना जरूरी। समुदाय में अलग रहेगा तो उसकी आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी समुदाय से। अगर वो अस्थायित्व पाया जाता है समुदाय में। समुदाय में अस्थायी मतलब इसकी अवधि व्यक्ति के जीवन से लंबी होती है। व्यक्ति समुदाय में पैदा होते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी समुदाय का अस्तित्व बना रहता है। इसके कारण अस्थायी संस्था मानी जाती है समुदाय को। ठीक है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अस्थायी विशिष्ट नाम होता है। प्रत्येक समुदाय अपना, आप सबको मालूम होगा कि अपना एक विशिष्ट नाम होता है जिसके द्वारा उसे पृथक जो है उसे पृथक जाना जाता है, अलग जाना जाता है। समुदाय का एक नाम जो है अधिकतर उसके स्थानीय भूभाग के नाम पर रखा जाता है। तो विशिष्ट नाम होता है, आपको पता होगा समुदाय का एक नाम होता है, फलाने गांव, फलाने समुदाय। ठीक है, ये विशिष्ट नाम को रिप्रेजेंट करता है। समुदाय में नियमों का जो होता है सामान्य नियम पाए जाते हैं। सामान्य नियम का मतलब आपको बताऊं, एक विद्वान था गिब्सन, नाम सुना होगा आप लोगों ने, गिन्सबर्ग। क्या नाम था उसका? गिन्सबर्ग। इसने कहा कि नियमों को सामान्य व्याख्या या सामान्य व्यवस्था को ही समुदाय का एक आवश्यक तत्व माना। समुदाय में जो है, समुदाय में ही नियमों का प्रचलित एक सामान्य व्यवस्था है जिससे उसके सदस्य प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। जिससे उसके सदस्य प्रभावित और नियंत्रित होते हैं। तो सामान्य नियम पाए जाते हैं। ये बात कहा जाता था आपको किसके द्वारा? नियमों की एक सामान्य व्यवस्था के रूप में। याद रखिएगा, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, समुदाय का पॉइंट। ठीक है, आगे बात करें। सामान्य नियम हो गए और सामान्य जीवन पाया जाता है। प्रत्येक सप्ताह में रहने वाले सदस्यों के रहन सहन, भोजन का ढंग व धर्म सभी काफ़ी सीमा तक सामान्य होते हैं। समुदाय का कोई विशिष्ट लक्ष्य नहीं होता है। ये बात शुरुआत में बता दिया था। समुदाय के सदस्य अपना सामान्य जीवन समुदाय में ही व्यतीत करते हैं। ये बेसिकली क्या कहलाता है? आपका समुदाय की एक प्रकार की विशेषता कहलाती है। व्यक्तियों का समूह पाया जाता है समुदाय में। तो समुदाय निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय का निर्माण एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि अगर हम बात करें तो समुदाय के व्यक्तियों के समूह से माना जाता है। व्यक्तियों के समूह से माना जाता है। आप कोई पर्सनली ये नहीं कहे कि भाई ये समुदाय होता है। पर्टिकुलर समुदाय के बारे में बात नहीं किया गया कि एक व्यक्ति से समुदाय बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग, ये भी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट था। ठीक है, विशेषता में आगे बात करते हैं। और भी विशेषता मिल सकती है। समुदाय मूर्त है कि अमूर्त? कौन बताएगा? मूर्त सर। समुदाय मूर्त है, सही बात है। व्यक्तियों का समूह है तो फिर मूर्त होगा। हाँ, तो यहाँ पे जिसमें हम बातें कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं, वह मूर्त कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, समुदाय, आपको पता होगा कि समुदाय के व्यक्तियों का समूह है, तो उससे हमें बातें कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, उसे छू सकते हैं। इसलिए समुदाय क्या होगा? मूर्त होगा। इसलिए समुदाय क्या होगा? मूर्त होगा। हाँ, याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, एक और शब्द अमूर्त। यहाँ पे देखिए, जिसमें हम ना बातें कर सके और ना उसे देख सके, ना उसे छू सके, वो अमूर्त होता है। उदाहरण के तौर पे समाज को हम ना ही देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, ना ही बातें कर सकते हैं। इसलिए समाज को क्या बोला जाता है? अमूर्त बोला जाता है। तो मूर्त और अमूर्त जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। समुदाय, आपका जो मीनिंग अवधारणा थी वो भी क्लियर हो गया होगा। समुदाय की बोगार्ट्स की परिभाषा, डेविस की परिभाषा, मैकइवर पेज की परिभाषा, ये क्लियर हो गया होगा। समुदाय की विशेषता भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें आप ध्यान रखिएगा।
बात थोड़ा सा कर लेते हैं समुदाय और समाज के अंतर को लेकर। समुदाय क्या होता है? समुदाय जो होता है व्यक्तियों का एक समूह होता है। व्यक्तियों का समूह होने के कारण समुदाय मूर्त हो जाता है। समुदाय के लिए सामुदायिक भावना अत्यंत आवश्यक होती है। समुदाय में सहयोगी सामाजिक संबंधों पर विशेष जोर दिया जाता है। समुदाय का अपना विशिष्ट नाम होता है। समुदाय समाज का एक भाग है। तो एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं रह सकता है। एक समुदाय में एक से अधिक समाज नहीं रह सकता है। परंतु अगर हम समाज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कहा जा रहा है कि समुदाय की प्रकृति क्षेत्रीय स्थानीय है। इसके अनेक जो है समूह, समितियां, संघ आदि होते हैं। तो समुदाय को विभिन्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। ये समुदाय की बेसिकली कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात करें समाज के बारे में तो समाज क्या बता रहा है कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। सामाजिक जो है समाज की बात करें तो सामाजिक संबंधों का जाल होने के कारण वह अमूर्त है। समाज के बारे में अगर हम बात करें तो समाज जो है सामुदायिक भावना के लिए आवश्यकता नहीं होती है। समाज में सहयोगी और सहयोगी दोनों प्रकार के संबंध पाए जाएंगे। समाज का अपना कोई नाम नहीं होता है। समाज व्यापक होता है। समाज में कई समुदाय होते हैं या आ जाते हैं या हो सकते हैं। समाज की प्रकृति समग्रता और संपूर्णता की होती है, जिसमें विभिन्न वर्गों में बांट नहीं सकते हैं। वो बेसिकली क्या हो जाएगा? समाज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा समाज और समुदाय के बारे में। समुदाय को लेकर अगर हम बात करें तो एक प्रश्न और आता है, कभी कभी पूछ लेता है समुदाय के जो है आवश्यक तत्व को लेकर। कितने लोग बताना चाहेंगे कि समुदाय के कितने आवश्यक तत्व हैं? शायद नहीं मिला, बताइए समुदाय के आवश्यक तत्व। स्थानीय क्षेत्र सामुदायिक भावना की बात की थी सर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे प्रादेशिक निकटता और सामाजिक पूर्णता। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ना 2-3 बातें जो है इसको नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए आवश्यक तत्व के रूप में। अगर हम बात करें तो एक नाम आता है मैकाइबर एंड पेज का। मैकाइबर एंड पेज की बात पहले कर लेते हैं हम सभी लोग। मैकाइबर एंड पेज ने क्या बोला था समुदाय को लेकर कि एक स्थानीय क्षेत्र बोला था, ये नोट कर लीजिएगा। और दूसरा इन्होंने जो बोला था सामुदायिक भावना बोला था। क्या बोला था? सामुदायिक भावना बोला था। वहीं अगर हम दूसरी बात करते हैं तो एक नाम आता है किंग्सले एंड डेविस के बारे में। किंग्सले डेविस की बात करें तो इसने 2 तत्व बताए और इसने कहा प्रादेशिक निकटता और सामाजिक समग्रता, या आप पूर्णता भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो 2 इसके बारे में बताया। आपको बता दूं एक और नाम आता है बोगार्ट्स। बोगार्ट्स ने क्या बोला था? हम की भावना और भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, यह आपका किसके अंतर्गत आ जाता है? बोगार्ट्स के अंतर्गत आ जाता है। इस तरीके से आप इनका नाम याद रखेंगे। अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, इसी में आपको दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना भी देखने को मिलती है और एक हम की भावना भी मिलती है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम बात करें हम की भावना, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना, ये कॉमन है या एक सामान्य है। सामान्य तत्व की बात करें अगर हम लोग तो हम की भावना, दायित्व की भावना और निर्भरता की भावना। तो ये 4 ऐसे पॉइंट हैं जो आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। 4 ऐसे पॉइंट है जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से किसी को और कुछ नहीं आता है समझ में तो पूछ सकता है, बता दीजिए। सबको क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ जाऊँ समुदाय के टाइप पर। एक बार बता दीजिए आप लोग। हाँ सर, सब क्लियर है। चलो फिर बहुत बढ़िया है। अगर समुदाय में आपको ये चीज़ें क्लियर है, स्पष्ट है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अब हम लोग बात जो करने वाले हैं समुदाय के प्रकार पे बात करेंगे। समुदाय कितने प्रकार के होते हैं? समुदाय के प्रकार 2। नगरीय समुदाय। हाँ, एक होता है आपका ग्रामीण समुदाय और एक आपका होता है नगरीय समुदाय। ग्रामीण समुदाय मतलब गांव को रिप्रेजेंट करेगा और जो है शहरी समुदाय किसको रिप्रेजेंट करेगा? शहर को रिप्रेजेंट करेगा। किसको? नगर को। किसको? नगर को। तो मैं आपको बताता हूँ, आगे चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसके बारे में। नगरीय समुदाय के अर्थ को लेकर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। पहले नगर दिया गया है, तो नगर में अगर हम लोग बात करेंगे तो नगरीय समुदाय से स्पष्ट ये होता है कि कुछ प्रमुख इसकी विशेषताएं होती हैं, जिसमें प्रत्येक पक्ष सामने आकर
नगरी समुदाय को एक प्रकार से चित्रित कर सकती हैं। तो यहाँ पर बेसिकली नगरी शब्द जो है नगर से बना हुआ है, जिसका अर्थ नगरों से संबंधित है। वैसे शहरी समुदाय एक सूत्र में बांधना अत्यंत कठिन होता है। यद्यपि हम नगरी समुदाय को देखें, वहाँ के विचारों से पूर्णतः अवगत हैं, लेकिन उसे परिभाषित करना आसान नहीं होगा। तो कुछ समाजशास्त्री विद्वानों ने नगरी समुदाय को कुछ इस तरीके से परिभाषित भी किया। जैसे मैकाइबर पेज की बात करते हैं, तो ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विषय में बताया उन्होंने कि दोनों के मध्य एक कोई ऐसी सुस्पष्ट विभाजन रेखा नहीं है जो एक निश्चित कर सके कि नगर जो है एक अमुक बिंदु पर जो है अंत होता है और देहात का एक अमुक बिंदु पर जो है प्रारंभ होता है। मतलब ऐसा कोई एक रेखा नहीं है कि जो हम डिवाइड कर दे कि ये नगर समुदाय है, ये शहर समुदाय है। कोई एक मुख्य बिंदु, एक केंद्र बिंदु ऐसा नहीं माना गया है। तो कीवर्ड्स आपको मैकाइबर पेज का मिलेगा, अमुक बिंदु। कीवर्ड्स से आप याद रखेंगे अमुक बिंदु का नाम से आपको तुरंत याद हो जाएगा। मैकाइबर पेज ने ये जो है नगरीय समुदाय के अंतर्गत या ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत परिभाषा को लेकर इस तरीके से चर्चा किया है। बात करेंगे नेक्स्ट विद्वान के बारे में, विल्कॉक्स के बारे में। यहाँ अगर हम बात करें तो इनका कहना है कि नगरों के अंतर्गत उन समस्त क्षेत्रों को लिया जाता है जिसमें जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग मील 1000 से अधिक हो और जहाँ वास्तव में कोई कृषि ना हो या कोई कृषि नहीं होती है, कोई कृषि नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे विल्कॉक्स का कहने का ये था कि जनसंख्या जो होगा वो घनत्व में होगा, प्रति वर्ग मील 1000 होगा, यानी 1000 इन्होंने प्रति वर्ग की बात किया। प्लस में इन्होंने बात किया कि कृषि का कोई नाम नहीं होगा, कृषि से कोई संबंध नहीं होगा। वास्तविकता से जोड़कर इन्होंने वो कृषि के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तो ये आपको तुरंत नाम से ही पता चल जाएगा, जब कृषि नहीं है तो इसका मतलब ये शहर होगा। तो ये इसमें कीवर्ड्स बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। एक विद्वान का और नाम आता है सोमबार्ट। नगरवास स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। बात सत्य है। अगर आप शहर में रह रहे होंगे तो आपको भली भांति तरीके से मालूम होगा कि नगर में क्या होता है कि लोग अपने काम से मतलब रखते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति से उतना संबंध नहीं बनाते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। तो ये सोमार्ट की एक परिभाषा थी कि नगर वह स्थान है जो इतना बड़ा है कि उसके निवासी परस्पर एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते हैं। ये परिभाषा सोमबार्ट ने दिया था। ई बर्गेल की बात करें, ई बर्गेल, तो इन्होंने कहा इस प्रकार के हम उस बस्ती को एक नगर कहेंगे जहाँ के अधिकांश निवासी कृषि कार्यों के अतिरिक्त, मतलब कृषि कार्य को इन्होंने ना कह दिया, और उसके अतिरिक्त जो है उद्योगों में व्यस्त रहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नगरीय समुदाय। मोनियर की बात करेंगे तो एक नगर एक पूर्ण समाज है जिसका भौगोलिक आधार इसकी जनसंख्या के विशेषता है और नियंत्रित है, अथवा जिसका क्षेत्रीय तत्व मानवीय तत्व की तुलना में सापेक्षता अपर्याप्त होता है। ठीक है, तो ये परिभाषा जो है मोनियर के अकॉर्डिंग दिया गया था। अब अगर हम बात करें नगरीय समुदाय की विशेषताओं के बारे में, बताएं विशेषता। सर नगरीय समुदाय बड़ा होता है, यहाँ पे लोगों से ज्यादा मतलब नहीं होता है। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा औपचारिक संबंध होते हैं सर औपचारिक संबंध की महत्ता होती है। और यहाँ पे मतलब समाज, हाँ जी, एक तो परिवार समाज के अंदर है ना, मतलब रूढ़िवादियों की कमी देखी जाती है। सामान्यतः जो व्यक्ति है वो आधुनिकता में ज्यादा विश्वास रखता है। अच्छा जी, व्यस्त जीवन यापन होता है सर। व्यापक क्षेत्र होता है सर, बहुत सारी संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं। बहुत बढ़िया। संबंधों की कमी होती है, एक अपने परिवार को महत्व देते हैं। बहुत बढ़िया। संबंध वस्तुनिष्ठ ज्यादा होते हैं सर, व्यक्तिनिष्ठ की नहीं। चलो बहुत बढ़िया। औपचारिक। देखिए यहाँ सिंपल सी बात, एग्जाम में जब कभी प्रश्न आए तो पहला आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ बताता हूँ। जनसंख्या का अधिक घनत्व पाया जाएगा शहर में, इसलिए ये विशेषता है। जनसंख्या का अधिक घनत्व का होना ये एक प्रकार की विशेषता है। बात करें अगर हम लोग तो विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र माना जाता है, विभिन्न संस्कृतियों का
केंद्र माना जाता है। और ये एक प्रकार की विशेषता है। आप सभी लोगों को ये दोनों बातें समझ में आई होंगी, इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अंधविश्वासों की कमी है, तो अच्छी बात है, अंधविश्वासों की कमी है। कारण आप जानते हैं, लोग जागरूक होते हैं नगरीय समुदाय में, और शिक्षा और सामाजिक बोध ग्रामीण समुदाय से अधिक पाया जाता है। इसमें यहाँ के लोगों का पुराना अंधविश्वास और रूढ़िवादियों में कम विश्वास होता है। ये एक प्रकार की विशेषता है। धर्म अतिवाद, ये सॉरी वर्ग अतिवाद होगा, धर्म नहीं, वर्ग अतिवाद, ये कितने लोग जानते हैं? यस सर, ऊंच नीच की रहती है यहाँ नगरीय समुदाय में धनियों के धनी और गरीबों के गरीब वर्ग के लोग पाए जाते हैं। अर्थात यहाँ भव्य कोठियों के रहने वाले, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन व्यतीत करने वाले, और दूसरी तरफ मकानों के अभाव में गरीब एवं कमजोर सड़क की पटरियों पर सोने वाले, भरपेट भोजन ना नसीब होने वाले लोग भी निवास करते हैं। यही कारण है कि नगरीय समुदाय को वर्ग अतिवाद कहा जाता है, वर्ग अतिवाद भी कहा जाता है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। श्रम का विभाजन होता है, श्रम का विभाजन भी होता है नगरीय समुदाय में। एकाकी परिवार का अगर महत्व की बात करें तो जरा मुझे बताएं, किस समुदाय में पाया जाएगा? बताएं। नगरीय समुदाय। नगरीय समुदाय, ठीक है। तो ये आप सब के लिए इतनी विशेषताएं तो इनफ है, और इसी से प्रश्न आएंगे। बस्तियों की महत्ता आप देख ले सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व होना, आपको मालूम है विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र है, पता है। औपचारिक संबंध भी पाया जाता है। औपचारिक संबंध मतलब बहुल्य होता है। ये देखा जाता है कि सदस्यों को व्यस्त जीवन की उनकी व्यक्तिगत निर्भरता के कारण उनका आपसी संबंध औपचारिक होता है, और उसके पारस्परिक संबंधों का जो है कानूनों से नियमन होता है। एवं नगरीय समुदाय में सदस्यों के संबंधों में घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, और यह औपचारिक होता है। तो औपचारिक संबंध होता है। अंधविश्वास की कमी होती है, आवास की समस्या होती है, तो मैंने बता दिया अभी। वर्ग अतिवाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, श्रम विभाजन, धार्मिक लगाव में कमी, बात सही है। सामाजिक गतिशीलता, देखिए शहरी जीवन में अत्यधिक गतिशीलता पाई जाती है। जहाँ गांव का जीवन एक शांत समुद्र की तरह होता है, वहीं शहर का जीवन उबाल खाते पानी की तरह होता है। बहुत रेस लगी होती है ना, शहरों में रेस लगी होती है। राजनीतिक लगाव की बात भी करें तो नगरीय जीवन में बढ़ती शिक्षा, गतिशीलता, परिवर्तित सभ्यता राजनीतिक क्षेत्र में लोगों की रुचि बढ़ा देती है, और इनको अपने अधिकारों, कर्तव्यों और राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होने लगता है, और इससे राजनीतिक क्षेत्र का ओर झुकाव ज़्यादा होता है, राजनीतिक लगाव का, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो ये था आपका जो है नगरीय समुदाय के बारे में। बात कर लेते हैं ग्रामीण समुदाय के बारे में थोड़ा सा। ग्रामीण समुदाय की थोड़ी सी परिभाषा कोई बताए मुझे। भौगोलिक निकट रहते हैं सर व्यक्ति, और कहते हैं औपचारिक संबंध ज़्यादा पाते हैं, सामाजिक रूढ़िवाद ज़्यादा पाती है, और धर्म और भाग्यवादिता पे ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और एक साथ मतलब 3 या 4 पीढ़ियाँ संयुक्त परिवार की जगह देखी जाती है। आवास की समस्या भी कम होती है। अच्छा, प्रभाविता। चलिए ग्रामीण समुदाय के बारे में। ग्रामीण समुदाय शब्दों से ही पता चल जाता है, ऐसे भू क्षेत्र से है जहाँ के लोगों का जीवन कृषि से संबंधित कार्य पर निर्भर है, और उनमें एक दूसरे के प्रति लगाव, नज़दीकी का संबंध, हम की भावना, और उनका जीवन सामाजिक मूल्य और संस्थाओं से प्रभावित होता है। वो बेसिकली आपका ग्रामीण समुदाय कहलाता है, जहाँ पे हम की भावना होता है, उन सामाजिक मूल्य को समझा जाता है, संस्थाओं को समझा जाता है, जीवन की कृषि को समझा जाता है। ये बेसिकली आपकी क्या कहलाती है? कृषि समुदाय कहलाती है, ग्रामीण समुदाय कहलाती है। ग्रामीण समुदाय की परिभाषा में अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, मेरिल एंड एलरिच के बारे में, कि ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत संस्थाओं और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं
और सामान्य प्राकृतिक हितों में लेते हैं भाग लेते हैं। तो वो बेसिकली ग्रामीण समुदाय की परिभाषा बन जाती है। ये मेरिल के अकॉर्डिंग परिभाषा है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे एल सिम्स के अकॉर्डिंग कि समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समुदाय शब्द के कुछ ऐसे विस्तृत क्षेत्रों तक सीमित कर देने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति है जिसमें कि सब या अधिकतर मानवीय स्वार्थों की पूर्ति होती है। वो बेसिकली आपकी ग्रामीण समुदाय कहलाती है। आगे अगर हम बात करेंगे ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कहा जा रहा है कि प्रारंभिक काल में ही मानव जीवन का निवास स्थान ग्रामीण समुदाय रहा है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब हमारी ग्रामीण जनसंख्या चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। आज औद्योगिकीकरण शहरीकरण का प्रभाव मानव को शहर की तरफ प्रोत्साहित तो कर रहा है, लेकिन आज भी शहरी दूषित वातावरण से प्रभावित लोग ग्रामीण पवित्रता एवं शुद्धता को देख ग्रामीण समुदाय में बसने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है। आज ग्रामीण समुदाय के बदलते परिवेश में ग्रामीण समुदाय को परिभाषित करना भी कठिन माना जाता है। तो ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत अगर आपको कहा जाए तो केवल इतना समझिए कि ऐसे व्यक्तियों का संकलन है जो छोटे से केंद्र के चारों ओर संगठित होता है और सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। वो बेसिकली ग्रामीण समुदाय कहलाता है। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत अगर हम विशेषता की बात करें, जैसे अभी आप लोगों ने देखा है शहरी समुदाय की विशेषता, ठीक उसी प्रकार से आप इसको भी समझ सकते हो ग्रामीण समुदाय की विशेषता। ग्रामीण समुदाय कृषि व्यवसाय पर आधारित है। नाम से पता है, एक बार म्यूट होइए, शायद कोई बच्चा अनम्यूट है। तो कृषि व्यवसाय जो होता है, ग्रामीण में रहने वाले ज़्यादातर ग्रामवासी का खेती योग्य जमीन पर स्वामित्व होता है, खेती करना होता है। वो बेसिकली कृषि व्यवसाय कहलाता है, कृषि व्यवसाय। उसके बाद अगर हम बात करें प्राकृतिक निकटता की बात में, प्राकृतिक निकटता क्या होती है? सभी जानते हो कि खेती सीधा संबंध प्रकृति से है। तो आप ग्रामीण जीवन प्रकृति पर आश्रित रहता है, इसलिए ये भी एक प्रकार की इसकी विशेषता बनती है। आपकी अगर हम बात करें जातिवाद एवं धर्म का अधिक महत्व है, तो ग्रामीण समुदाय में अधिक लोगों की जातिवाद धर्मवाद में अटूट श्रद्धा है। तो ग्रामीण समाज में छुआछूत संकीर्णता पर विशेष बल दिया जाता है। यही कारण है कि जातिवाद और धर्म का अधिक महत्व पाया जाता है ग्रामीण समुदाय में। तो ये भी एक प्रकार की उसकी विशेषता है। बात करें सरल एवं सादा जीवन, आप लोग भलीभांति तरीके से परिचित होंगे इससे। गांव में अगर हम बात करें तो सरल और सादा जीवन लोग व्यतीत करते हैं। बात करें संयुक्त परिवार, तो जहां आप एकाकी परिवार की बात कर रहे थे वो बेसिकली शहरी समुदाय का था। यहाँ पे अगर ग्रामीण समुदाय की बात करेंगे तो वहाँ पे संयुक्त परिवार होता है। संयुक्त परिवार बेसिकली एक पीढ़ी से दो या दो से अधिक पीढ़ी जो है संयुक्त परिवार को वहाँ पे हम शामिल कर सकते हैं। तो गाँव में हमें देखने को मिलता है, गांव में हमें देखने को मिलता है लोगों का जो है अभी संयुक्त परिवार है गांव में। अब तो खंडन हो रहा है ना, अब तो खंडन हो रहा है, परंतु पहले ऐसा आज भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब बहुत कम रह गया है। बात करते हैं सामाजिक जीवन का। सामाजिक जीवन में समीपता पाई जाती है, सामाजिक जीवन में समीपता पाई जाती है, ये आपका ग्रामीण समुदाय की विशेषता है। सामुदायिक भावना पाई जाती है ग्रामीण समुदाय में ही। स्त्रियों को निम्न स्थिति की बात करें तो ग्रामीण समुदाय में ही ये बातें देखने को मिलती है। धर्म एवं परंपरागत बातों में अधिक विश्वास रखना, कहने का मतलब ग्रामीण के लोग जो हैं धर्म पुरानी परंपराओं और रूढ़ियों में विश्वास करते हैं और उनका जीवन सामुदायिक व्यवहार और धार्मिक नियम परंपराओं से प्रभावित होता है। यही कारण है कि धर्म और परंपरागत बातों में अधिक विश्वास रखते हैं ग्रामीण समुदाय के लोग। बात करेंगे भाग्यवादिता और अशिक्षा का बाहुल्य पाया जाता है ग्रामीण समुदाय में। तो ये सारी थी आप लोगों के लिए विशेषताएं, बहुत ही सरल थी विशेषताएं ग्रामीण समुदाय की, है ना, सिंपल सी बात है। हम बात करेंगे आगे एक और पॉइंट को लेकर, जनजातीय समुदाय के बारे में। परिचित होंगे आप सभी लोग जनजातीय समुदाय को लेकर। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि जनजातीय समुदाय क्या होता है? सर ये कृषि और पशुपालन करते हैं टोलियों के रूप में। ओके ओके। ये जो जनजातीय समुदाय की अपनी भाषा होती है सर, जैवल की लिपि मलयालम। ओके, जिनके अंदर सैकड़ों का विवाह जनजातीय विवाह भी होते हैं।
अपने राज्य को बात के अंदर ही रहते हैं। चलिए चलिए कोई नहीं, बात कर लेते हैं। देखिए जनजातीय जी जी ठीक बता रहे हैं सर आप। देखिए जनजातीय समुदाय अगर हम बात करें तो यह एक सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था या जो अब भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है और इसके लिए विशेष प्रावधान लागू भी किए गए हैं। बेसिकली जनजाति समुदाय ही यहाँ की आदिवासी और मूलतः निवास करने वाली जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। इसके जीवन यापन का ढंग वर्तमान में भी प्राचीन पद्धतियों से ही संचालित होता आ रहा है। आज भले ही कुछ जनजातियों ने अस्थायी ढंग से कृषि, पशुपालन इत्यादि जैसे कार्यों में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन अधिकांश जनसंख्या शिकार करने वाले, मछली पकड़ने वाले, लकड़ी काटने वाले इत्यादि कार्यों द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले, ये बेसिकली जनजातीय समुदाय के लोग देखने को ज़्यादा हमें मिलते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग हमें ज़्यादातर ये देखने के मिलते हैं। इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो और भी चीज़ें आ सकती हैं आगे। अगर हम बात करें, देखिए भारतीय समाज में अगर हम बात करें, संस्कृति को जनजातीय निराली छवि प्रदान करती है। भारत में 532 जनजातियां निवास करती हैं और इसकी जनसंख्या कुल जनसंख्या लगभग 7% है। जनजातियों को वन्य जाति, आदिवासी, आदिम जाति, गिरिजन आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। घुरे, अभी मैंने आप लोगों के किताब के बारे में बात किया था, डॉक्टर घुरे के बारे में, वही है ये नाम। इन्होंने पिछड़े हिंदू भी कहा। इन्होंने आदिवासी को, जनजाति को क्या बोला? पिछड़े हिंदू कहा। और वास्तव में जनजातीय व्यक्तियों का वह समूह जो निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और विचरण करता है, किसी आदि पूर्वज में अपना उद्गम मानता है और जिसकी एक सामान्य संस्कृति है और जो आज भी आधुनिक सभ्यता के प्रभाव से सापेक्षित रूप से वंचित मानी जाती है। ये है भारत में जनजाति, जो भारत की जनजाति है इसको रिप्रेजेंट करती है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए उसकी कुछ परिभाषा को बात की गई है। परिभाषा से आपको क्लियर हो जाएगा। ग्लीन और ग्रीन ने क्या कहा है कि स्थानीय आदिवासी के किसी भी ऐसे समग्र को हम जनजाति कहते हैं जो एक सामान्य क्षेत्र में निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति अनुसार व्यवहार करता हो। शायद अभी किसी बच्चे ने ये बात जरूर बोला था, ग्लीन और ग्रीन की परिभाषा कि बोला था भाई सामान्य भाषा का प्रयोग होना, ऐसा एक भाषा का प्रयोग करना, एक संस्कृति का प्रयोग करना, या नॉर्मली चीज़ों की, तो ये परिभाषा बन जाती है जनजाति की। वहीं मजूमदार के बारे में बात करें अगर हम लोग, तो जनजाति को इन्होंने इस तरीके से परिभाषा दिया कि एक जनजातीय परिवारों अथवा परिवारों के समूह का संग्रह है जिसका एक सामान्य नाम होता है और जिसके सदस्य एक ही भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा बोलते हैं और विवाह, व्यवसाय, वृत्ति के प्रति कुछ निषेधों का पालन करते हैं और इसमें परस्पर आदान प्रदान एवं दायित्व की पारस्परिकता की एक सुनिश्चित व्यवस्था को विकसित करते हैं, वो बेसिकली जनजाति होती है। तो इन्होंने जनजाति का एक क्षेत्रीय अध्ययन किया और भारत के अग्रणी मानव शास्त्रियों में से एक थे ये, इसलिए हमने इनकी परिभाषा भारतीय जनजाति के लिए अपनाया। तो इसलिए आप ध्यान रखिए, इनकी परिभाषा भी आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट बन सकती है एग्जाम के लिए। सामान्य नाम बताया, भू क्षेत्र में निवास करते हैं, एक भाषा का प्रयोग, विवाह, व्यवसाय के प्रति निषेधों का पालन करना, परस्पर आदान प्रदान दायित्वों की पारस्परिकता, रेसिप्रोकल को सुनिश्चित करना, ये बताता है मजूमदार की परिभाषा किसकी? जनजाति समुदाय की। याद रखिएगा ये भी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं। टीबी नाइक की बात करें, इसकी विशेषताओं में अगर हम जिक्र करते हैं तो किसी भी समुदाय में जनजाति कहलाने के लिए उसमें न्यूनतम प्रकारात्मक निर्भरता होनी चाहिए। जनजाति आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी होनी चाहिए, अर्थात अर्थव्यवस्था अल्पविकसित होनी चाहिए। भौगोलिक दृष्टि से जनजाति की अन्य लोगों से पृथकता होनी चाहिए। प्रत्येक जनजाति के सदस्यों की एक बोली होनी चाहिए। देखिए कितनी सरल भाषा में आपको जनजाति की विशेषता मिल रही है, आपको बल्कि हरियंट की किताबों वगैरह में नहीं मिलेगी इसकी ना। ठीक है, ये इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा सभी लोग। बात करते हैं अगर हम लोग जो है राजनीतिक दृष्टि से अगर हम बात करें, प्रत्येक जनजाति संगठित होनी चाहिए और उसकी एक प्रभावशाली जनजाति पंचायत होनी चाहिए।
अगर हम बात करते हैं जनजाति के सदस्यों में परिवर्तन की अभिलाषा न्यूनतम होनी चाहिए, अर्थात रूढ़िवादिता और प्रथाओं में चिपके रहने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। जनजाति के लोगों का सामाजिक जीवन परंपरागत नियमों से संचालित होना चाहिए। ये है आपकी, अगर हम बात करें परिभाषा, और ये परिभाषा किसकी बनती है, याद रखिएगा, सॉरी विशेषता बनेगी। ये किसकी विशेषता बनेगी, जनजाति समुदाय की विशेषता बनेगी, ठीक है, जनजातीय समुदाय की विशेषता बनेगी। तो इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं जनजातीय समुदाय के अंतर्गत भी, तो आपको एक चीज़ और याद रखना, इनकी समस्याएं होती हैं, जैसे झूम की खेती को लेकर समस्या है इनको। झूम की खेती कहाँ पाई जाती है, झूम की खेती कहाँ पाई जाती है, जनजाति समुदाय में, क्योंकि ये एग्जाम में प्रश्न बनाया गया था। क्या होता है? झूम की खेती, एक जगह को छोड़ के बार बार अलग अलग जगहों में कृषि करना। नहीं, क्या ये झूम की खेती थोड़ी ना होती है। झूम की खेती ये होती है कि मान लीजिए कोई जैसे फसल आपने उगाया, उसके बाद उस फसल में जो है उसको छोड़ दिया जाता है, उस फसल को फिर उसको क्या किया जाता है, उस एक साल उसमें फसल नहीं उगाया जाता है, ठीक है, झूम की खेती में, और उसके बाद या उसमें आग लगा देते हैं ताकि उसकी जो वो है, जो उसमें घास वगैरह है वो सारी जल जाए। उसके बाद वहाँ पे दोबारा वाली खेती, मतलब एक साल का रूप मानता है। कहीं कहीं इसको हस्तांतरण कृषि का नाम दिया जाता है, और हस्तांतरण कृषि जो है, अगर हम बात करते हैं श्रीलंका में इसको चेना बोला जाता है। इस खेती को क्या बोला, झूम खेती क्या बोला जाता है, चेना बोला जाता है श्रीलंका में। और जो है इसका नाम है, इसका रोडेशिया में इसको जो है मिल्पा बोला जाता है। भारत में झूम की खेती बोली जाती है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, नाम याद रखिए 4 जहां देखने को मिल जाती है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम, मणिपुर, नागालैंड और एक और कौन सा? असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ठीक है। झूम सबसे अधिक जनजाति कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? जी सबसे अधिक जनजाति कौन से राज्यों में पाए जाते हैं? नहीं, सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। सबसे अधिक जनजाति कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ये जो अभी राज्य बताए हैं ना सर, नहीं, यहाँ पे सबसे ज्यादा जनजातियाँ रहती हैं। अच्छा, जनजाति पूछ रहे कौन से राज्य में पाए जाते हैं अधिक। हाँ, इसी क्षेत्र में 7 सिस्टर्स जो होते हैं इसी में पाए जाते हैं। भारत में वैसे तो महाराष्ट्र, चलिए अभी भारत में से वैसे तो जनजाति संपूर्ण भारत के अंदर है, लेकिन हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे जनजाति नहीं है। वैसे पूरे भारत में जनजाति क्षेत्र में है। इनके संविधान में भी एसटी का कोई कम्युनिटी, एसटी का कोई प्रावधान नहीं है। जैसे अंडर सेक्शन 330 और 233 के अंदर ऐसा कहा गया है कि जनजाति को रिप्रेजेंट करने के लिए विधानसभा में एक व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे कोई आरक्षण भी नहीं। ओके, कुल मिला के 12 करोड़ जनसंख्या है पूरे उसमें। सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ये सबसे ज्यादा। एक का नाम बताना, एक राज्य का नाम बताना भाई ऐसे मध्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। मध्य क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो इंडिया होगा कि अफ्रीका भाई, होगा, नहीं पता। चलिए एक मिनट सुन लीजिए, अब एक बार सुन लीजिए, आप सभी लोग भाई सुन लीजिए। देखिए यहाँ जो है, अगर हम बात करते हैं, जैसे इन्होंने बताया भाई, हर राज्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भारत में बताइए सबसे अधिक जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसके लिए काफ़ी क्षेत्र हैं, ठीक है। अधिक जनजातियाँ में कहीं वहाँ पे जनगणना के अकॉर्डिंग ये नहीं बताया गया है कि कहाँ पाई जाती, परंतु सबसे अधिक जनजाति जो राज्य वाला माना जाएगा, आप एमपी लगा के आइएगा, मध्य प्रदेश लगा के आइएगा, मध्य प्रदेश लगा के आइएगा। अगर ऑप्शन में मध्य प्रदेश मिलेगा, प्रदेश ही दिखा रहा है। मध्य। और एक बात ध्यान रखिएगा,
आग परती खेती के नाम से कौन सी खेती जानी जाती है, ये बताएं आप मुझे। झूम, झूम की खेती, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जवाब। और आप ध्यान रखिएगा, और कुछ राज्यों में झूम की खेती कुछ अलग अलग नाम है। देखिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, अगर बाय द वे एग्जाम में मिलता, एक बार एग्जाम में प्रश्न बना था, ये आप लोगों को याद नहीं होगा लेकिन मैंने क्वेश्चन करवाता हूँ, मुझे याद है कि एक बार प्रश्न झूम की खेती से बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, कुछ राज्यों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ध्यान दीजिए, झूम की खेती बात आती है तो उत्तर पूर्वी, याद रखिएगा जो मैंने अभी नाम बताए हैं उसका, ठीक है, 4 राज्य का, ठीक है, याद रखिएगा 4 राज्य नाम याद है ना, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये बताइएगा। देखिए दीपा एक कहा जाता है, दीपा। एमपी में अगर हम बात करते हैं झूम की खेती को दीपा कहा जाता है। किसी किसी क्षेत्र में एमपी में ही वेवर कहा जाता है, झूम की खेती को वेवर कहा जाता है। वेवर और दहिया बोला जाता है, वेवर और दहिया बोला जाता है। और याद रखिएगा दक्षिण राज्य की बात करेंगे तो जारा एकरा बोला जाता है, जारा एकरा बोला जाता है झूम की खेती को, ठीक है, याद रखिए आप। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करेंगे, एपी आंध्र प्रदेश में, तो जो है पोड़ू बोला जाता है, पोड़ू बोला जाता है झूम की खेती को, पोड़ू बोला जाता है, ठीक है। केरल के जो पश्चिमी वाला तट है, केरल का पश्चिमी वाला तट है, ये वाला तट केरल का, इस तट पे बेसिकली जो झूम की खेती हो उसको क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कुमारी बोलते हैं। उड़ीसा में इसको कमान बोलते हैं, कमान। उड़ीसा में इसको क्या बोलते हैं, कमान बोलते हैं, याद रखिएगा। और देखो कुछ देश के बारे में, जैसे श्रीलंका में क्या बोलते हैं, श्रीलंका में चेना। अफ्रीका में चिटेमीन। अफ्रीका में क्या बोलेंगे, चिटेमीन, अफ्रीका में चिटेमीन बोलेंगे। मध्य अमेरिका में क्या बोलते हैं, मिल्पा, अभी बताया ना था, मध्य अमेरिका में मिल्पा बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया में क्या बोलेंगे, लदान। क्या बोलते हैं, लदान, ठीक है। तावी भी बोला जाता है इसको, अफ्रीका में तावी भी बोला जाता है, जहाँ चिट्टे मीन खाते हैं वहीं तावी भी इसको जाना जाता है। तो ये झूम की खेती। आपने अमेरिका के बाद क्या बताया, वो बताइए। अमेरिका के बाद क्या बताया, अमेरिका के बाद क्या बोला मैंने, लदान। हाँ, लदान एक झूम की खेती को बोला जाता है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया में बोला जाता है, दक्षिण पूर्वी एशिया में बोला जाता है लदान। चलो बहुत बढ़िया भाई, इस प्रकार से ये झूम की खेती है। हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि पद्धति का पालन करना होता है, ये आप जानते हैं। फसल के प्रकार जो होते हैं, खेती के पैमाने के आधार पर विभिन्न कृषि पद्धतियों को अपनाया जाता है। तो ये बेसिकली जो है देखने को मिलता है। और जो भारत के क्षेत्र में झूम खेती की करने की जो प्रथा रही है वो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रही है, जो मैंने 4 राज्यों का नाम बता चुका, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक की है और आप लोगों का जो है ये ख़त्म हो चुका, समाप्त हो गया। तो जनजातीय समुदाय की समस्या, भूमि से अलगाव समस्या है उनके लिए, झूम की खेती की समस्या है उनके लिए, है ना, उनके लिए जो विभिन्न तकनीकों का आर्थिक शोषण हो रहा है समस्या है उनके लिए, बंधुआ मजदूरी समस्या है उनके लिए, वस्त्र विवाद समस्या है उनके लिए, धार्मिक संरचना की समस्या है उनके लिए, बहुत सारी समस्या है, द्विभाषा की समस्या भी है उनके लिए, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका बनता है किसका, जनजाति समुदाय की समस्याएं बन जाती हैं, ठीक है, ये बन जाता है आपका, ठीक है। और जो आभासी समुदाय होता है वो व्यक्तियों का एक सामाजिक नेटवर्क होता है, जहां आपसी हितों के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट सोशल मीडिया संभावित भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं को पार कर देती है। तो आभासी समुदाय में कुछ सामाजिक नेटवर्क की सेवाओं के अंतर्गत जो है काम करने वाले ऑनलाइन जो समुदाय होता है वो बेसिकली आभासी समुदाय का एक पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से आप आभासी समुदाय को भी थोड़ा सा एक लाइन में याद रख सकते हैं बस। तो आज के लिए बस इतना ही। तो ये क्लास आपकी समाप्त हो गई है। कल अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण समाज कार्यों पर, प्रश्नों पर। अभी मैं यूनिट नंबर 2 की पूरी PDF आप लोगों को भेज देता हूँ, उसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और कल से हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पर फोकस करते हैं अब, कि प्रश्न कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए हाँ बताइए सर, कौन सा प्रश्न? सर यही वाला जनजाति सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? बताया तो मध्य प्रदेश। सर देखिए तो महाराष्ट्र लिखा हुआ है।
नहीं नहीं नहीं, महाराष्ट्र नहीं, अधिक जनसंख्या वाला एमपी है, मध्य प्रदेश है जनजाति वाला। गलत, आप कहाँ पे लिखा था? सर सर मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य क्षेत्र है, मतलब पूरे इंडिया का सबसे मिडिल, उसमें कुछ मतलब झारखंड भी आ गया, थोड़ा बहुत उसमें गुजरात का भी आ गया, यूपी का भी आ गया, ऐसा है सर। नहीं 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 नहीं, सर नहीं। इसको पूछ रहा